हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा आपसे आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेट द बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड एंड कंटिन्यूस बीम्स आर केप्ट एज। हमसे वैल्यूज पूछी हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं। डिफ्लेक्शन के लिए हम स्पान टू डेप्थ रेशियो की वैल्यूज को देखते हैं। स्पान टू डेप्थ रेशियो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ की रेशियो देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि अलग अलग जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितनी वैल्यू होती है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होती है 20, कंटिन्यूस बीम के लिए होती है 26, और यदि यहीं पर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कैंटिलीवर बीम तो कैंटिलीवर बीम के लिए होती है 7। ये आपको याद रखनी है। स्पान टू डेप्थ रेशियो फॉर चेक डिफ्लेक्शन लिमिट स्टेट, कैंटिलीवर के लिए वैल्यू होती है 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26। याद रखनी है आपको, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। हमसे पूछा है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स कंक्रीट और स्टील के लिए। तो कंक्रीट के लिए ज़्यादा होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.50 होता है, स्टील के लिए होता है 1.15। क्वेश्चन ये आता है आपको, ये तो हो गई वैल्यू, दोनों आपको याद रखनी है। कंक्रीट के लिए सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है 1.50, स्टील के लिए होती है 1.15। क्वेश्चन ये भी आता है कि कंक्रीट में स्टील से ज़्यादा क्यों लेते हैं हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जो कंक्रीट है उसमें क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो हम फील्ड पे बनाते हैं और स्टील को हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के साथ बनाते हैं, लैब मतलब किसी यार्ड में बनाते हैं जहाँ पर स्टील बनती है। कंक्रीट को हम फील्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट की जो क्वालिटी कंट्रोल है वो कंपेरेटिवली स्टील कम होता है, इसलिए जो कंक्रीट का सेफ्टी फैक्टर है वो हम ज़्यादा लेके चलते हैं, ठीक है, 1.50। ए हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम ऑफ 300 mm डायमीटर हैज 6 बार ऑफ 24 mm डायमीटर। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि हेलिकली रेनफोर्स्ड है, यानी कि सिंपल कॉलम नहीं है, हेलिकली है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब हम अप्रोच हमारी हेलिकली के हिसाब से होगी, ठीक है। 300 mm हमारे को डायमीटर दे रखा है, 6 बार दे रखे हैं और 24 mm डायमीटर हमको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट दे रखा है। इफेक्टिव कवर 60 mm दे रखा है। स्पाइरल जो बार होता है हेलिकली में, ये स्पाइरल बार होता है, ये हमको दे रखा है 8 mm डायमीटर का, और क्लियर कवर दे रखा है 40 mm का, ठीक है। तो ये तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो पढ़ते हैं। वो पूछा है कोर डायमीटर ऑफ दिस कॉलम इज, कॉलम का कोर डायमीटर पूछा है। तो देखो ये होता है हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम में, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये डी होती है, डी डैश, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये होती है डी सी, डायमीटर ऑफ कोर, और ये होता है टोटल डायमीटर, डायमीटर ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डी सी निकालना है। तो डी सी कैसे निकलेगा, डायमीटर ऑफ कोर इजकल टू ग्रॉस डायमीटर, डायमीटर ऑफ कोर इजकल टू ग्रॉस डायमीटर माइनस के 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। एक बार साफ साफ अक्षरों में लिख देता हूँ मैं, डायमीटर ऑफ कोर इजिकल टू ग्रॉस डायमीटर माइनस 2 इंटू कवर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैल्यूज देखते हैं। ग्रॉस डायमीटर कितना है, 300 mm है, ठीक है, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है, 40 mm दे रखा है, 40, तो 300 में से 80 गए तो कितने आएगा, 220 mm हमारा क्या हो जाएगा, कोर डायमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिपेंड अपॉन। जो डेप्थ फैक्टर है न्यूट्रल एक्सिस का वो किस पर डिपेंड करता है, वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। यदि ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250 है तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितनी हो जाएगी, 0.53D,
ठीक है। यदि ग्रेड ऑफ स्टील 415 है तो डेप्थ कितनी हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस की 0.48d। यदि स्टील की जो 500 है, Fe 500 स्टील है तो उसके लिए हो जाएगी 0.46d। ठीक है, यानी कि स्टील के साथ साथ वेरी हो रहा है हमारा न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ फैक्टर है वो। ठीक है, तो यदि Fe 250 है तो 0.53d है, Fe 415 है तो 0.48d है, Fe 500 है तो 0.46d है। ठीक है, तो स्टील के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसलिए ग्रेड ऑफ स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following pairs is not correctly matched in context of IS 456 provisions for reinforced concrete? हमसे पूछा है इनमें से कौन सा मैच नहीं करेगा IS 456 कोड के अनुसार। पहला है फुटिंग डिजाइन। फुटिंग डिजाइन पंचिंग सीयर जनरली कंसीडर्ड किया जाता है फुटिंग डिजाइन में, बिल्कुल करेक्ट है। फुटिंग डिजाइन में हम पंचिंग सीयर भी करते हैं और वन वे सीयर भी करते हैं। ठीक है। कंक्रीट कवर एजेंटली फॉर ड्यूरेबिलिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। कंक्रीट कवर हम ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, कंक्रीट कवर ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड है बीम्स आर मोस्टली विदाउट सीयर रेनफोर्समेंट, ये गलत है। बीम्स में हम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, हमेशा सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अगला है रूफ स्लैब डिजाइन में भी विदाउट सीयर रेनफोर्समेंट, तो स्लैब की डिजाइन हम सीयर रेनफोर्समेंट के बिना कर सकते हैं, लेकिन बीम्स में हम सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते ही हैं। तो हमसे गलत पूछा था, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। साइड फेस रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ बीम इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाएगा आपके एग्जाम में है। ठीक है, आ सकता है आरसीसी में से, चांसेज हैं इसके। साइड फेस रेनफोर्समेंट हम कब प्रोवाइड करवाते हैं, जब डेप्थ ऑफ वेब कितनी हो जाए, डेप्थ ऑफ बीम हो जाए 750 mm से ज़्यादा। यदि 750 mm से ज़्यादा की डेप्थ है बीम की तो हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे, और ये दोनों फेसेज पे करवाए जाते हैं, 2 फेसेज पे। और कितना होता है इनका एरिया, 0.01 इंटू वेब एरिया। ठीक है। फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब्स IS 456 स्पेसिफाइज इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ रेशियोज। मैंने आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 था स्पान टू डेप्थ रेशियो, कंटिन्यूस बीम के लिए 26 था, तब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन थ्योरी में भी पूछा जाता है कि सेफगार्ड किसके लिए, स्पान टू डेप्थ रेशियो किस लिए काम में आता है, स्पान टू डेप्थ रेशियो डिफ्लेक्शन चेक के लिए काम में आता है। ये मैंने आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है ये करके बताया था, तो आपको याद रखना है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि डिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, स्पान टू डेप्थ रेशियो चेक करते हैं, या फिर ये बोल सकता है कि स्पान टू डेप्थ रेशियो के से हम किसको चेक करते हैं, डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, और वैल्यूज भी पूछ सकता है 7 कैंटिलीवर के लिए, 20 सिंपली सपोर्टेड के लिए और 26 कंटिन्यूस के लिए। स्पेसिफाई द परसेंटेज इंक्रीज इन लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए कॉलम हैविंग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट टाइड विद स्पाइरल एज कंपेयर टू द अलाउएबल लोड फॉर इट विद लेटरल टाइज। हमको इसमें बस एक शब्द देखना है, क्या देखना है कि टाइड विद स्पाइरल्स, ये आ रहा है, इस शब्द से आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल कॉलम नहीं है। ये जो कॉलम है इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्पाइरली टाइड भी कर रहे हैं इसको, यानी कि हेलिकली बना रहे हैं, तो जो लोड है वो 5% इंक्रीज हो जाएगा। यदि आपने हेलिकल रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन की है तो आपको पता होगा, हम उसमें 1.05 का मल्टीप्लाई करते हैं लोड में, तो 5% इंक्रीज हो जाएगा लोड कैरिंग कैपेसिटी यदि हम टाइड कर रहे हैं स्पाइरल से। ठीक है, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following types of lossage of pre-stressing occurs only in pre-tensioning and not in post-tensioning? तो इनमें से कौन सा लॉस पोस्ट टेंशनिंग में नहीं आता है? 2 टाइप की प्री स्ट्रेसिंग होती है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो पोस्ट टेंशनिंग में इलास्टिक शॉर्टनिंग इफेक्ट नहीं आता है। इलास्टिक शॉर्टनिंग इफेक्ट प्री टेंशनिंग में ज़्यादातर देखा जाता है। इलास्टिक शॉर्टनिंग इफेक्ट प्री टेंशनिंग में ज़्यादा देखा जाता है, और जो फ्रिक्शन इफेक्ट है वो पोस्ट टेंशनिंग में ज़्यादा देखा जाता है। दोनों ही आपको याद रखने हैं। इलास्टिक शॉर्टनिंग जो इफेक्ट है वो प्री टेंशनिंग में देखा जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा पोस्ट टेंशनिंग में नहीं आता है, तो इलास्टिक शॉर्टनिंग पोस्ट टेंशनिंग में नहीं आता है। फ्रिक्शन, क्रीप और रिलैक्सेशन ये प्री टेंशनिंग में भी आते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में भी आते हैं। द मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम, यहीं से पता चल जाएगा, कॉलम में मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना होता है, 0.8%। ठीक है, और यदि मैक्सिमम पूछा जाता तो 6% विदाउट लैप्ड और 4% फोर लैप्ड।
ठीक है, दोनों याद रखने हैं। 4% जब लैप्ड हो, 6% जब विदाउट लैप्ड हो, और 0.8% मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट फॉर ए कॉलम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं।